मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज एक नए अध्याय की चर्चा करें। उस अध्याय का नाम है राजनीति के निर्देशक तत्व। इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। ये ऐसे तत्व हैं जो राजनीति में नैतिकता के तत्वों को सम्मिलित करना चाहते हैं। नैतिकता क्या है? नैतिकता का मतलब होता है हमें क्या करना चाहिए। जहां चाहिए शब्द होता है वह भविष्योन्मुख होता है कि हमें क्या करना चाहिए। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको ऐसा करना चाहिए, वो नैतिकता है। तो राजनीति में नैतिकता का मिश्रण करने का प्रयास किया गया है। जहां तक राजनीति और नैतिकता के बीच संबंधों का प्रश्न है, यदि हम प्राचीन राजनीतिक दर्शन के इतिहास का अवलोकन करें तो प्लेटो से हमारे राजनीतिक दर्शन का प्रारंभ होता है। प्लेटो से लेकर के मैकियावेली के पहले तक राजनीति और नैतिकता मिले जुले थे। राजनीति में धर्म और नैतिकता का पूरी तरह से समावेश था। आधुनिक युग में मैकियावेली ऐसा पहला विचारक था जिसने राजनीति से नैतिकता को अलग कर दिया। और मैकियावेली के बाद जितने भी राजनीतिक दार्शनिक हुए उन सब ने राजनीति का अलग विवेचन किया, नैतिकता को उन्होंने राजनीति में सम्मिलित नहीं किया। यह क्रम आज भी चला आ रहा है। लेकिन भारतीय संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जिसके 1 से लेकर के 395 अनुच्छेद के बीच में भाग 4 में इन नैतिक तत्वों का समावेश किया गया है। और सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह जब कभी भी नीतियों का निर्माण करे इन निर्देशक तत्वों का अनुसरण करने की कोशिश करे। मतलब ये निर्देशक तत्व राज्य सरकारों को आदेश देते हैं कि आपको अपनी नीतियों के निर्माण में इन तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। इनका उद्देश्य एक प्रजातांत्रिक राज्य की स्थापना करना है और लोक कल्याण के लक्ष्य को, उद्देश्य को प्राप्त करना है। मतलब यह हुआ कि यदि इन तत्वों का पूरी ईमानदारी से पालन किया जाए तो भारत में न केवल प्रजातांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी वरन लोक कल्याण का लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकेगा। लेकिन ये तत्व ऐसे हैं जो जीवन भर चलेंगे। कोई भी सरकार इनको पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि जितना बड़ा देश होगा उतनी अधिक समस्याएं होंगी। आप पूरे देश के लोगों को एक निश्चित पैमाने पर कस नहीं सकते। आप चाहे जितना भी करें, जितना भी कोशिश करें, जितना भी इनको अनुदान देवें, लेकिन फिर भी किसी न किसी प्रकार की कमी अवश्य ही रह जाएगी। इस प्रकार से निर्देशक तत्व ऐसे तत्व हैं जिन पर कभी भी काम पूरा नहीं हो सकता। हमेशा समस्याएं बनी रहेंगी, जनता की तकलीफें बनी रहेंगी, लेकिन सरकार को चाहिए कि वह इन तकलीफों से व्यक्ति को मुक्त करे और एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करे। इन निर्देशक तत्वों को 4 भागों में बांटा जाता है। एक समाजवादी और आर्थिक सिद्धांत के रूप में, दूसरा गांधीवादी सिद्धांत के रूप में, तीसरा उदारवादी सिद्धांत के रूप में और चौथा अंतरराष्ट्रीय संबंधों की दृष्टि से। इन 4 भागों में इन तत्वों को विभाजित किया जाता है। वैसे पूरे 36 से लेकर के 51 तक जो व्यवस्थाएं की गई हैं वे बेतरतीब हैं। इनको इन 4 शीर्षकों के अंतर्गत जब बांटते हैं तो ये इस प्रकार से सामने आता है। तो सबसे पहला है उदारवादी और ये समाजवादी और आर्थिक सिद्धांत। मतलब समाजवाद का अर्थ यह है कि समाज में रहने वाले लोगों के बीच समानता की स्थापना होनी चाहिए।
किसी भी व्यक्ति को आने वाले कल की चिंता नहीं होनी चाहिए। उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास सरकार के द्वारा निरंतर करते रहना चाहिए। तो समाजवादी और आर्थिक सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें प्रमुख रूप से इसमें उल्लिखित हैं, उनमें है न्याय। कौन सा न्याय? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय, जिसकी चर्चा प्रस्तावना में की गई है। तो उस न्याय की स्थापना करने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा जीविका के साधन, मतलब लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा देने का प्रयास करना, जीविका के साधन उपलब्ध कराना, पूंजी का केंद्रीकरण रोकना, क्योंकि पूंजी के केंद्रीकरण से पूंजीवाद प्रारंभ होता है, पूंजीवाद का यह प्रतीक है, और इससे अमीरों और गरीबों के बीच खाई बढ़ती है। तो इस पूंजी का केंद्रीकरण रोक करके समाज में एक व्यवस्था की स्थापना करना, ताकि निर्धन और धनी लोगों के बीच एक संपर्क बना रहे, और लोगों के स्वास्थ्य और आयु का दुरुपयोग रोकना। कई बार जैसे महिलाओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें होती हैं, तो उन समयों में भी वो काम करने के लिए बाध्य होती है। इसी प्रकार से बच्चे अपने सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न कर सकें, इसके लिए शासन को काम करना चाहिए, परिस्थितियों में सुधार करना चाहिए। कानूनी सहायता लोगों को प्रदान करना, क्योंकि न्यायालय में जो भी काम होते हैं वो वकीलों के माध्यम से होते हैं। कई बार व्यक्ति निर्धनता के कारण वकील की व्यवस्था नहीं कर पाता, तो सरकार को चाहिए कि वह ऐसे लोगों को कानूनी सहायता निःशुल्क उपलब्ध कराए। इसी प्रकार से आर्थिक सहायता प्रदान करे लोगों को। कई लोग भूखे मरते हैं, भूखे मरने की नौबत नहीं आनी चाहिए। और कार्य परिस्थिति में सुधार करना, व्यक्ति अनेक प्रकार के कार्यों को संपन्न करता है, इन कार्यों की परिस्थिति में सुधार होना चाहिए, और पर्यावरण में भी आवश्यक सुधार का प्रयास किया जाना चाहिए। ये आर्थिक और समाजवादी तत्व है। दूसरा है गांधीवादी तत्व। चूंकि महात्मा गांधी की हत्या हो चुकी थी, इसलिए संविधान सभा ने एक विचार किया कि कम से कम महात्मा गांधी के सिद्धांतों को भी संविधान में स्थान दिया जाना चाहिए, और यही महात्मा गांधी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना करना। और देखिए, सरकार ने 1993 में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की, और आज भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की स्थापना हो गई है। संघात्मक शासन का यह 3 स्तर केवल भारत में लागू है, भारत में चल रहा है और सफलतापूर्वक काम कर रहा है। तो पंचायती राज की व्यवस्था करना, घरेलू और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, क्योंकि महात्मा गांधी बड़े बड़े उद्योग धंधों के विरोधी थे, और लघु तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने की मानसिकता थी उनकी। तो लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, मद्य निषेध, शराब का उपयोग केवल दवाओं के रूप में हो, इसलिए मद्य निषेध लागू करना, दुधारू पशुओं की रक्षा करना, और कमजोर वर्गों की सहायता करना। ये निर्देशक तत्वों में गांधीवादी सिद्धांत सम्मिलित किया गया है। तीसरा है उदारवादी सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांतों के अंतर्गत यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू करना। देश एक है हमारा, यहाँ पर विभिन्न धर्मावलंबी लोग रहते हैं, इन सब के लिए समान कानूनों का निर्माण करना। अभी अलग अलग कानून हैं, अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए, एक प्रकार का कानून एक देश में लागू होना चाहिए। दूसरा है शिक्षा की व्यवस्था करना, अनिवार्य और निःशुल्क की शिक्षा की व्यवस्था करना। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना। लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने का प्रयास करना। वैज्ञानिक दृष्टि से कृषि कार्य करना, ताकि उत्पादन और पैदावार में वृद्धि हो सके। पशुपालन को प्रोत्साहित करना। कार्यपालिका से न्यायिक कार्यों को पृथक करना, या कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण करना, और राष्ट्रीय स्मारक तथा धरोहरों की रक्षा करना। ये उदारवादी तत्व है। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित तत्व है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहित करना। और देखिए, आज पूरी दुनिया में यदि विश्व शांति का सबसे बड़ा ध्वजवाहक कोई देश है तो वह भारत है। यद्यपि उसको 4-5 बार युद्ध करना पड़ चुका है,
लेकिन फिर भी वह सबसे अधिक दुनिया में विश्व शांति का समर्थक के नाम से समर्थक के रूप में जाना जाता है। फिर दुनिया के सभी देशों के साथ सम्मानपूर्ण और न्यायपूर्ण संबंधों की स्थापना करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संधियों के प्रति सम्मान का भाव रखना और उनका पालन करना, तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों तथा पारस्परिक विवादों का समाधान करने के लिए पंच फैसले का सम्मान करना। मतलब पंच फैसले के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय तथा द्विपक्षीय विवादों का समाधान करने का प्रयास करना। ये 4 शीर्षकों के अंतर्गत निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण किया जाता है। अब देखें इसका महत्व क्या है। सबसे पहला है नैतिकता का प्रतीक है। निर्देशक तत्व नैतिकता का प्रतीक है, मतलब कि राज्य को अपनी नीतियों के निर्माण के समय इन तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। यदि नहीं करे तो कोई बात नहीं, कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन एक नैतिकता, एक आदर्श है। ये सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि यदि आप इस प्रकार से तत्वों को ध्यान में रखते हुए नीतियों का निर्माण करेंगे तो देश में लोक कल्याण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा। दूसरा है कल्याणकर राज्य की स्थापना करना। ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इनका उद्देश्य कल्याणकर राज्य की स्थापना करना है। तीसरा है सरकार का मार्गदर्शन करते हैं कि सरकार जब नीतियों का निर्माण करे, जब कोई भी काम करे तो निर्देशक तत्व एक मार्गदर्शन का काम करते हैं। चौथा है न्यायिक निर्णय। जब न्यायपालिका किसी विषय, किसी मुकदमे पर विचार करती है, सुनवाई करती है, तो वह भी अपने निर्णय में निर्देशक तत्वों को भी ध्यान में रखती है ताकि जनता का कल्याण हो सके। चौथा है मौलिक अधिकारों को उपयोग हेतु सामाजिक आर्थिक व्यवस्था। देखिए, मौलिक अधिकार लोगों को, नागरिकों को दिए गए हैं, लेकिन मौलिक अधिकार का उपयोग समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति तब कर सकता है जब उसके पास उपयुक्त आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक वातावरण हो। निर्देशक तत्व व्यक्ति के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक वातावरण उत्पन्न करता है ताकि हर व्यक्ति मौलिक अधिकारों का अच्छी तरह से उपभोग कर सके। निर्देशक तत्व इस प्रकार की परिस्थितियां लाने के लिए सरकारों को मार्गदर्शन करते हैं। फिर जनमत की शक्ति, ये सरकार के कार्यों का पैमाना। सरकार के कार्यों का परीक्षण किस आधार पर होता है कि उन्होंने, सरकारों ने, राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने किस सीमा तक निर्देशक तत्वों का पालन किया है। फिर जनमत की शक्ति, इसके पीछे जनमत की शक्ति है कि जनता पूछ सकती है सरकारों से कि निर्देशक तत्वों का आपने अपनी नीतियों के पालन में किस सीमा तक उपयोग किया, किस सीमा तक आपने उनका पालन किया। जनता सरकार से प्रश्न पूछ सकती है, हिसाब मांग सकती है। फिर इसका उद्देश्य आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। आर्थिक प्रजातंत्र, आर्थिक समानता, आर्थिक न्याय, इसका अर्थ है, इसका एक ही अर्थ है कि देश में रहने वाला, समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति भूखा न मरे, उसे आने वाले कल की चिंता न हो। ये आर्थिक प्रजातंत्र का अर्थ होता है। किसी भी व्यक्ति को आने वाले कल की चिंता नहीं होनी चाहिए, कम से कम पेट भरने के मामले में। इसे आर्थिक प्रजातंत्र कहते हैं। निर्देशक तत्व आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करते हैं। मौलिक अधिकार जहां राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, निर्देशक तत्व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। फिर पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्था का समन्वय। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है? पूंजी का केंद्रीकरण होता है, शोषण होता है, और साम्यवादी व्यवस्था में तानाशाही होती है। तो साम्यवाद से तानाशाही को हटा दिया, आर्थिक व्यवस्था को ले लिया। पूंजीवाद से पूंजी को लिया, लेकिन शोषण की प्रवृत्ति को हटा दिया। इन दोनों के बीच का मध्यवर्ती मार्ग भारत ने अपनाया, वो भी निर्देशक तत्वों के माध्यम से। फिर प्रस्तावना का स्पष्टीकरण। जिस प्रकार से प्रस्तावना को न्यायपालिका के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, ठीक इसी प्रकार से निर्देशक तत्वों को भी न्यायपालिका के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन जब प्रस्तावना, जब निर्देशक तत्वों का विवेचन होता है न्यायपालिका में किसी मुकदमे के संदर्भ में,
तब प्रस्तावना तथा निर्देशक तत्वों के माध्यम से किसी मुकदमे पर निर्णय लिया जाता है। मतलब प्रस्तावना की व्याख्या करते समय निर्देशक तत्वों की सहायता ली जाती है। ये निर्देशक तत्वों का महत्व है। अब देखें इसकी आलोचना। पहले आलोचना के पहले क्रियान्वयन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। जैसे कि इसके पहले मैंने चर्चा की, निर्देशक तत्वों को पूरी तरह से लागू करना या उसे पूरा करना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है और किसी एक समय में संभव नहीं है। यह हजारों वर्षों तक चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि समाज है, लोग हैं, व्यक्ति निवास करते हैं, समस्याएं उत्पन्न होंगी और जहां समस्याएं होंगी उनका निराकरण निर्देशक तत्वों के माध्यम से किया जा सकता है। तो यह कभी भी पूरा न होने वाली चीज है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह कभी भी पूरा नहीं होगा। लेकिन फिर भी 1950 से लेकर के आज 2023 तक निरंतर सरकारों के द्वारा निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं। समाज में रहने वाले सब लोगों को धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक स्वतंत्रता तथा न्याय देने के लिए सरकारों के द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। कई ऐसे तत्व हैं जो निर्देशक तत्वों के अंतर्गत थे, उन्हें कानूनी रूप दिया जा चुका है, जैसे पंचायती राज व्यवस्था, जैसे अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। ये तमाम चीजें आज कानूनी रूप ग्रहण कर चुकी हैं। मतलब सरकारें लगातार इनके लिए काम करती जा रही हैं। क्योंकि देश में जनसंख्या बहुत अधिक है, लोगों की मांगे अधिक हैं, संसाधन कम हैं, तो इनके बीच में सरकार को अपनी नीतियों का निर्माण करना होता है। तो यह काम निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है, यह कभी पूरी नहीं हो सकती। और जनता है तो समस्याएं होंगी, और समस्याएं होंगी तो फिर निर्देशक तत्वों के माध्यम से उसका समाधान किया जाना चाहिए, और यह निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। जो भी हो, सरकारों के द्वारा आज तक जितने भी काम किए गए हैं, इन सभी कार्यों में निर्देशक तत्वों ने हमेशा मार्गदर्शन का काम किया है। आप किसी भी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को पूरी तरह से संतोषजनक नहीं कह सकते, लेकिन सरकारों ने भरसक प्रयास किया है। अब देखें आलोचना। इसकी सबसे पहली आलोचना की जाती है कि ये न्यायपालिका की सुनवाई से इनको अलग रखा गया है, ये न्यायनिष्ठ नहीं है। मतलब न्यायपालिका इन तत्वों को लागू नहीं कर सकती, ये सबसे बड़ी इसकी आलोचना है। और जहां तक नैतिकता का प्रश्न है, भारत में नैतिकता का पालन राजनीति के क्षेत्र में कितना होता है, ये हम और आप सब कोई जानते हैं। यदि अपना स्वार्थ जब सामने आता है तो नैतिकता को आराम से बिना किसी शिकन के हम तिलांजलि दे देते हैं, लेकिन दूसरों के कार्यों का जब परीक्षण करना होता है, हम नैतिकता के नाते उससे त्याग पत्र मांगते हैं। ये हमारी अपनी प्रवृत्ति है। तो जब न्यायपालिका से इसे आपने अलग कर दिया तो इसका महत्व किसी भी राजनीतिक दल के लिए, किसी भी सत्तारूढ़ दल के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। सरकार की मर्जी है, इसको लागू करे या न करे, आप उसको बाध्य नहीं कर सकते। वह जवाब भी नहीं देता, क्योंकि जनता इन चीजों को ध्यान में ही नहीं देती कि किसी सरकार ने निर्देशक तत्वों का पालन किया या नहीं किया। ये भारत है। दूसरा, संप्रभु राज्य में अनावश्यक है। एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के लिए इस प्रकार के निर्देशक तत्वों का होना अनावश्यक माना गया है कुछ आलोचकों के द्वारा। जैसे ऊपर में केंद्र सरकार है, वह केंद्र सरकार राज्यों को कह सकती है कि आप इन तत्वों का पालन कीजिए, लेकिन केंद्र सरकार को कौन कहेगा? कोई नहीं कर सकता। आलोचक कहते हैं एक संप्रभु राज्य में इस प्रकार से तत्वों का उल्लेख अनावश्यक है। आप अपने अधीनस्थों से अपेक्षा कर सकते हैं कि ऐसा आप करिए, लेकिन आपको कौन बोलेगा?
यदि आपको बोलेगा तो आपकी संप्रभुता पर इससे आंच आती है। तो संप्रभु राज्य में निर्देशक तत्वों का होना कोई आवश्यक नहीं। यह निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तीसरा, सरकारी आश्वासन मात्र। सरकारें जब चुनाव लड़ती हैं तो वे केवल जनता को आश्वासन देती हैं कि हम निर्देशक तत्वों का पालन करेंगे, निर्देशक तत्वों को लागू करने की भरसक कोशिश करेंगे, और यह जो उनका आश्वासन है केवल आश्वासन ही होता है, इसके अलावा वह कार्य पर परिणित नहीं होता। यदि कार्य पर परिणित करने की कोशिश की भी जाती है तो केवल चुनाव के 1 साल पहले। क्यों? क्योंकि अगले साल चुनाव होगा, जनता को जवाब देना पड़ेगा, तो हम जनता को कह सकेंगे कि देखिए हमने आपके लिए किया। फिर सरकारों की उदासीनता। सरकारें निर्देशक तत्वों को ध्यान नहीं देती। 5 साल का कार्यकाल होता है सरकारों का, 4 साल तक जो करना हो करती हैं। आखिरी 1 साल में जब चुनाव अगले साल होने वाला होता है तो सरकारें जनता को अनेक प्रकार से आश्वासन देती है कि देखो हम ये कर रहे हैं, ताकि उसके आधार पर वह जनता से वोट मांग सके। और आखिरी है मद्य निषेध। मद्य निषेध का जहां तक प्रश्न है, ये बात तो तय है कि पूरी तरह से मद्य निषेध करना संभव नहीं है। पूरी तरह से मद्य निषेध संभव नहीं है। तो फिर कुछ राज्यों ने मद्य निषेध लागू भी किया है। कुछ राज्यों ने मद्य को बेचना भी शुरू कर दिया है, और कुछ राज्यों में प्राइवेट कंपनियों को मद्य व्यापार करने के लाइसेंस दिए जाते हैं, अनुमति दिए जाते हैं। भारत में 3 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कुछ राज्यों में सरकारें खुद शराब बेचती हैं, कुछ राज्यों में कंपनियां बेचती हैं, कुछ राज्यों में मद्य निषेध लागू किया गया है। जिसकी जैसी मर्जी हो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मद्य का विक्रय सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। 2 तरल चीजों से सरकार की आय सबसे ज्यादा होती है। 2 तरल चीजें, एक है मद्य, दूसरा है पेट्रोल या डीजल। ये 2 चीजें सरकार की आय के सबसे बड़े साधन हैं। यद्यपि कुछ राज्यों ने मद्य निषेध को लागू किया है, लेकिन वहां पर भी अवैध तरीके से मद्य का उपयोग किया जाता है। सरकारी कार्रवाई होती है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं होती। तो मद्य निषेध तो भारत में पूरा नाटक हो गया है। तो ये निर्देशक तत्वों की कितनी आलोचना की जाती है। अब देखें मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है। सबसे पहला अंतर है निर्देशक तत्व, दूसरा मौलिक अधिकार। निर्देशक तत्व सकारात्मक है, मौलिक अधिकार नकारात्मक है। यह सकारात्मकता और नकारात्मकता क्या चीज है कि निर्देशक तत्व सरकार से कहते हैं कि आपको ऐसा ऐसा काम करना चाहिए, सकारात्मक। और मौलिक अधिकार कहते हैं सरकार को कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा अधिकार है। तो सकारात्मक तो निर्देशक तो सरकार को काम करने के लिए कहते हैं, मौलिक अधिकार ऐसा न करने के लिए कहते हैं। तो एक सकारात्मक प्रकृति है, दूसरा नकारात्मक प्रकृति है। किसको नकारात्मकता किसके लिए? सरकार के लिए, कि सरकार को मौलिक अधिकारों के का जो दायरा है उस दायरे में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि प्रवेश किया तो न्यायपालिका उधर बैठा हुआ है। दूसरा है निर्देशक तत्व राज्यों को दिए गए हैं, मौलिक अधिकार व्यक्ति को दिए गए हैं। बिल्कुल क्लियर है, निर्देशक तत्व राज्यों को दिए गए हैं और कहा गया है कि राज्य सरकारें ऐसा काम करेंगी, और राज्यों का निर्देश है, व्यक्ति को निर्देश नहीं है। देखिए मौलिक अधिकार व्यक्ति को दिए गए हैं। तीसरा है न्यायविष्ट नहीं है निर्देशक तत्व, और मौलिक अधिकार न्यायविष्ट हैं। मतलब यदि निर्देशक तत्वों का उल्लंघन हुआ तो आप न्यायपालिका में नहीं जा सकते, लेकिन मौलिक अधिकारों का जो उल्लंघन हुआ आप न्यायपालिका जा सकते हैं, और न्यायपालिका आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। चौथा आर्थिक और राजनीतिक प्रजातंत्र। आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना निर्देशक तत्वों के पालन से किया जा सकता है, स्थापित हो सकता है, और राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना मौलिक अधिकारों के माध्यम से की जा सकती है।
पांचवा, कार्य निरंतर। निर्देशक तत्व तो हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा इसको लागू करने की आवश्यकता पड़ती है। जबकि मौलिक अधिकार आपको दिया जा चुका है, जो संविधान कहता है उस दायरे में रहते हुए आप मौलिक अधिकारों को पूरा उपभोग कर सकते हैं, जबकि निर्देशक तत्व को पूरा करना संभव नहीं है। और छठवां है, निर्देशक तत्वों का संबंध सरकार से है और न्यायपालिका, और मौलिक अधिकारों का संबंध न्यायपालिका से है कि सरकार मतलब कार्यपालिका के द्वारा निर्देशक तत्वों का पालन किया जाना चाहिए और न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बैठा हुआ है। ये मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्वों के बीच संबंध है। जहां तक निष्कर्ष का प्रश्न है, भारत 1950 में जब अपनी प्रजातंत्र की यात्रा को प्रारंभ किया तो भारत की आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उन परिस्थितियों में सरकार ने अपना कार्य प्रारंभ किया। आज 70-75 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या के संदर्भ में यदि सरकार के कार्यों का आकलन करें तो जो सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं उनके लिए सरकार के द्वारा किए गए कार्य प्रशंसनीय माने जा सकते हैं, लेकिन जिनका दृष्टिकोण नकारात्मक है वे हमेशा सरकार की कमियों की ओर इशारा करेंगे। हमें समाज का एक अंग के रूप में रहना चाहिए और जब समाज के एक अंग के रूप में कार्य कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि सरकार की भी अपनी एक सीमा है, सरकार के खर्च करने की अपनी एक सीमा है और उस सीमा में रहते हुए सरकार काम करने के लिए बाध्य है। आप सभी लोगों को रोजगार नहीं दे सकते, सभी लोगों को नौकरी नहीं दे सकते, सभी लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं नहीं दी जा सकती, लेकिन किसी न किसी रूप में प्रयास तो किए जा सकते हैं। और सरकारों ने हमेशा, जो कि जनता के द्वारा निर्वाचित सरकारें होती हैं, इसलिए इन सरकारों ने हमेशा निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखा है। जहां तक मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्वों के बीच संघर्ष का प्रश्न है, यदि मान लीजिए कोई निर्देशक तत्व को लागू करने में मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तब क्या किया जाना चाहिए? तो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि आर्थिक और कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए यदि मौलिक अधिकारों का थोड़ा बहुत हनन होता है या मौलिक अधिकारों को किसी रूप में सीमित किया जाता है, कम किया जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है, तो वह किया जा सकता है। लेकिन अन्य चीजों के संदर्भ में आप मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित नहीं कर सकते, सीमित नहीं कर सकते। यह है मौलिक अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच अंतर। और निर्देशक तत्वों का जहां तक महत्व का प्रश्न है, निर्देशक तत्वों का होना देश के लिए आवश्यक था और अभी भी आवश्यक है, क्योंकि सरकार को एक मार्गदर्शन इन तत्वों के द्वारा प्राप्त होता है। भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है, एक अच्छा राज्य बनाना है। सरकारें यदि इस पर ज्यादा ध्यान देंगी तो हम लोक कल्याण के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।